हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है मुकेश शर्मा और आज मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सिखाने वाला हूं। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ एंजाइम्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल है अपना, इसमें ट्रांसक्रिप्शन का जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है ट्रांसक्रिप्शन का, वो थोड़ा डिफर होता है। पर वो क्या डिफरेंस है, वही बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए, आपको पता है डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन अगर हम किसी बैक्टीरिया की बात करें, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में बात किया जाए, तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए से डायरेक्टली जो आरएनए बनता है उसे बोला जाता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए बोला जाता है। और उस एमआरएनए से फिर बाद में क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में क्या होता है, डीएनए है, डीएनए पहले जो आरएनए बनाएगा उसे बोला जाएगा एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का मतलब होता है बेटा हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। इस आरएनए को हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, इस आरएनए में प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद बनता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से बनता है फिर प्रोटीन। ठीक है। तो बेसिक एक डिफरेंस मुझे समझ में आया कि यहां पे क्या है, डीएनए से डायरेक्ट आरएनए बना है। अच्छा, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, तो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए बना, और यहां पे जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, तो पहले जो आरएनए बना है उसका नाम है एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। फिर इस हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए में आरएनए प्रोसेसिंग होती है। एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग, ये आरएनए प्रोसेसिंग क्या होता है आगे हम आपको सिखाने वाले हैं। आरएनए प्रोसेसिंग होने के बाद एचएनआरएनए से कन्वर्ट से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। फिर इस मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होने से बनेगा प्रोटीन। यहां भी वही बात है, यहां भी ट्रांसलेशन होगा और यहां पे भी बनेगा प्रोटीन। बट एक बात आप समझो कि जो आरएनए प्रोसेसिंग है वो बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में मिसिंग है, नहीं होता है। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बेटा, उसमें इंट्रॉन नाम का जीन नहीं पाया जाता। इंट्रॉन्स आर एब्सेंट जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन पाया जाता है, पर उसके बारे में हम बात करेंगे। जनरली जो हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, जिसकी बैक्टीरिया की बात, जैसे कि हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये दो अलग अलग ग्रुप के बैक्टीरिया है। तो हम अभी बात कर रहे हैं यहां पे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया में इंट्रॉन एब्सेंट होता है। इंट्रॉन क्या होता है, कुछ बेकार जीन होता है जो डीएनए में पड़ा हुआ होता है, और ये किसी भी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। अब ये नंबर ऑफ इंट्रॉन, जितना ज्यादा हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स है, हमारी सेल की जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, उतना ज्यादा नंबर ऑफ जीन पाए जाते हैं। जितना ज्यादा हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स है, जितना ज्यादा हमारा डीएनए कॉम्प्लेक्स है, उतना ज्यादा इंट्रॉन होगा। मतलब ये देखा जाए एक सिंपल भाषा में बोले तो ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में ह्यूमन बीइंग सबसे लेट बना है, बाद में सबसे बना है। इसका मतलब हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा इंट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे बात को। लेकिन बैक्टीरिया जो है, वो बैक्टीरिया इस दुनिया में सबसे पहले आया था, इसलिए इसके बॉडी में इंट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। फिर आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन क्यों होता है, उसका एक अलग कहानी है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया से ही हमारा जो डोमेन है वो डेवलप किया हुआ है। फिर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी ये देख लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये जो बैक्टीरिया में दो ही पार्ट होता है। अच्छा, और ये दोनों चीज जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है, ये दोनों का दोनों प्रोसेस
बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में चलता है। ये दोनों प्रोसेस कहां चलेगा बेटा? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चलेगा, साइटोप्लाज्म में चलेगा। अच्छा, और दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस चलता है। जैसे जैसे एमआरएनए बनते रहेगा उसी टाइम पे आप देखोगे प्रोटीन भी बन रहा है। यानी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेस क्या होता है? कपल्ड होता है। यहां पे क्या लिखना है आपको? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये दोनों प्रोसेस क्या है? आर कपल्ड। कपल्ड का मतलब दोनों साइमल्टेनियस चलेगा, साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और साथ साथ ट्रांसलेशन भी होगा, और दोनों सेम कंपार्टमेंट में हो रहे हैं। कहां पे? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन और प्रोसेसिंग कहां होता है? ट्रांसक्रिप्शन से लेकर के प्रोसेसिंग तक की जो प्रोसेस है, यहां से यहां तक के जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन से प्रोसेसिंग तक जो प्रोसेस है, ये होता है न्यूक्लियस के अंदर में। और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये होता है साइटोप्लाज्म में। ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। समझ में आ रही बात? यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट करना और आरएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बनना, मतलब पहला बार जो आरएनए बना उसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए, और आरएनए प्रोसेसिंग होना, ये पूरी प्रोसेस कहां चलती है? न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन का प्रोसेस यानी कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस, ये कहां पे चलता है? साइटोप्लाज्म में। तो ये एक तो बेसिक डिफरेंस हो गया कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है ट्रांसक्रिप्शन में और जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस है, आप डीएनए से प्रोटीन बनने की पूरी प्रोसेस को तो सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, पर बेसिक हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? ट्रांसक्रिप्शन रहेगा। तो इसी पे हम बात करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया कि यहां पे दोनों प्रोसेस सेम कंपार्टमेंट में चलेगा प्रोकैरियोट के केस में, और यहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग अलग कंपार्टमेंट में चलेगा। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। ठीक है। आरएनए प्रोसेसिंग एक एडिशनल चीज होता है जो कि वहां पे मिसिंग है, यहां पे होता है। अब आरएनए प्रोसेसिंग में कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग ये सब बातें होती है, इसको हम बाद में बात करते हैं। कैपिंग क्या होता है, टेलिंग क्या होता है। आरएनए प्रोसेसिंग का मतलब यह होता है कि कुछ अनवांटेड जीन होते हैं, उनको हटाने के लिए हम ऐसा काम करते हैं आरएनए प्रोसेसिंग, क्योंकि अगर अनवांटेड जीन को नहीं हटाएंगे तो प्रोटीन बनते समय प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम बात कर लेते हैं एक चीज, यहां पे छोटा सा यूनिट बेसिक बात है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले ये एक समझना जरूरी है कि एक ट्रांसक्रिप्शन जहां पे डीएनए में होता है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है बेटा। जहां पे डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा, और उस स्पेसिफिक पॉइंट को कहा जाता है, उस स्पेसिफिक पॉइंट को अगर हम ऐसे दिखाना चाहेंगे, जैसे डीएनए, तो डीएनए तो अपना बहुत बड़ा रहेगा, तो डीएनए को आप दिखाना चाहोगे तो ये रहा डीएनए का पहला स्ट्रैंड और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड रहा। अच्छा, डीएनए में जो दो स्ट्रैंड है इसमें से नीचे वाला स्ट्रैंड को मैं नाम दे रहा हूं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोल रहा हूं? कोडिंग स्ट्रैंड। अच्छा, डीएनए तो एक बहुत सा बड़ा पार्ट है, इसमें छोटा सा एक पार्ट ले लिए हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोला जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहां पे मैं लगा रहा हूं एक पार्ट है डीएनए का, इस एरिया में इस डीएनए का इतना दूर का हिस्सा जो है इसे बोला जाएगा प्रमोटर। आगे का जो ये हिस्सा है बेटा यहां पे, इसे बोला जाएगा टर्मिनेटर। इस एरिया को, इस पार्ट को टर्मिनेटर बोला जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखो, नीचे वाला जो स्ट्रैंड है इसे हम क्या बोल रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। कोई पूछे कि कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होता है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलने का। यहां पे देखो 5 प्राइम लिखा, उधर 3 प्राइम लिखा, और ऊपर वाला स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यह बात याद रखना। कोडिंग स्ट्रैंड का पोलैरिटी क्या होता है बेटा? 5 टू 3, और टेम्पलेट का क्या होता है? 3 टू 5। ठीक है। अच्छा, 5 प्राइम एंड को अपस्ट्रीम कहा जाता है, यह जरा ध्यान रखना है। 5 प्राइम एंड को क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम।
ठीक है, और 3 प्राइम एंड को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब मान लो क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर कि बताओ ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप बोल रहे हो प्रमोटर, ये जो पूरा एरिया है इसे हम बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं बेटा? इसे प्रमोटर बोलते हैं। और इसे कहा जाता है टर्मिनेटर। ठीक है, अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा कि बताओ प्रमोटर जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के कौन से एंड पे पाया जाता है। तो प्रमोटर का लोकेशन देखो, ये कोडिंग स्ट्रैंड नीचे वाला है, तो कोडिंग स्ट्रैंड के कौन सा एंड पे है? 5 एंड पे। तो बोलेंगे प्रमोटर का लोकेशन कहां है? 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, बोले तो अपस्ट्रीम। टर्मिनेटर के बारे में पूछा जाए तो हम बोलेंगे टर्मिनेटर का लोकेशन कहां पे है? तो टर्मिनेशन जो है वो, टर्मिनेटर जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे है, बोले तो डाउन स्ट्रीम। ये बात बहुत पूछी जाती है। और हम कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में और टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं। अगर हमें इसी प्रमोटर के बारे में बात करना हो तो टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में ये कहां पे आ जाएगा? 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम। और टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में टर्मिनेटर कहां आ जाएगा? 5 प्राइम अपस्ट्रीम। लेकिन आप याद रखो, एग्जामिनर कभी भी आपसे कुछ भी बात पूछेगा तो आपको हमेशा कोडिंग के जब रिस्पेक्ट में जवाब देना है। एनसीईआरटी ने इस बात को क्लियर किया है नीचे कि आप जो भी बात करोगे वो कोडिंग के रिस्पेक्ट में बात करोगे। तो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में अगर कुछ नहीं भी लिखा गया है एग्जाम में तो भी आप ये यूनिवर्सल समझ करके चलो कि कोडिंग स्ट्रैंड के ही रिस्पेक्ट में सारी बातें करनी है। तो फिर से बोलिए, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में प्रमोटर का पोजीशन कहां है? 5 प्राइम, बोले तो अपस्ट्रीम। और कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में टर्मिनेटर का पोजीशन कहां पे है? डाउन स्ट्रीम पे, बोले तो 3 प्राइम पे। ये बात समझ में आ गया? अच्छा बेटा, जो प्रमोटर और टर्मिनेटर का बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो पार्ट है ना, डीएनए का जो यहां से यहां तक के पार्ट है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। मतलब 2 डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना बेटा, एक नीचे वाला स्ट्रैंड है जिसे हम कोडिंग बोलते हैं और ऊपर वाला है टेम्पलेट। अब ये कोडिंग का मीनिंग क्या होता है? तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसमें से दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड कॉपी हो जाता है। एक स्ट्रैंड जो है एज इट इज उसका इंफॉर्मेशन आरएनए में छप जाएगा। जैसे ए टी सी जी जी जो भी लिखा गया है वो सब एज इट इज आ जाएगा, खाली टी के जगह पर क्या होगा? यू आ जाएगा आरएनए में। तो जिस स्ट्रैंड का कॉपी होता है उसे कोडिंग बोलते हैं। और कोडिंग के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। बराबर है? यह बात ध्यान रखना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रमोटर और टर्मिनेटर, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो पार्ट है बेटा, इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन या स्ट्रक्चरल जीन से। अब यही स्ट्रक्चरल जीन से हमें प्रोटीन बनवाना है। मतलब स्ट्रक्चरल जीन क्या बनाएगा बेटा? प्रोटीन बनाएगा। जैसे यहां से जब पहले आरएनए बनेगा, इसका पहले आरएनए बनवाओगे, फिर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अब यह प्रोटीन कोई मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा तो इसलिए हम इसे मेटाबॉलिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है? कोई प्रोटीन बनाने का काम करता है। पर स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन कब बनाएगा, कब नहीं बनाएगा, कहां पे सारी प्रोसेस होनी होती है, इसके लिए कुछ और भी जीन इसके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ और भी एरिया जुड़े हुए हैं, जिससे प्रमोटर हो गया, टर्मिनेटर हो गया। ठीक है, तो आप समझो, इस पार्ट से हम इंफॉर्मेशन को एमआरएनए में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे प्रोटीन बनाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ प्रमोटर का काम क्या है? तो बेटा प्रमोटर वो पॉइंट है जहां पे एक एंजाइम आकर के बाइंड करता है। कौन सा एंजाइम? जैसे मान लीजिए, देखिए ये एक एंजाइम आ गया। अब ये सब फिगर लेंदी हो रहा है, एनसीईआरटी में बस इतना ही बताया हुआ है। अब इसको लेंदी हो रहा है लेकिन मैं बता रहा हूं। देखिए ये एक एंजाइम है जिसे हम बोल रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है? एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना। ये कौन सा एंजाइम है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहां पे बाइंड करता है? प्रमोटर रीजन में। और प्रमोटर रीजन में जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। देखो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहां पे इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं TSS,
जहां से डीएनए कॉपी होना शुरू होगा एमआरएनए में, इस पॉइंट को आप बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। यहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा और आगे की तरफ प्रोसेस मूव करेगा, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए उससे पहले क्या लगना चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज जुड़ना चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज किस रीजन में ज्वाइंट होता है? तो आपको बोलना है प्रमोटर रीजन में। प्रमोटर रीजन में ज्वाइंट होगा और इसमें एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं बेटा सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर। ये आरएनए पॉलीमरेज का ही पार्ट है सिग्मा फैक्टर। प्रीवियस वीडियो आप देखिए, उसमें आपको सारी बातें क्लियर पता चलेगी। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? इस प्रमोटर को पहचानता है, इस स्पेसिफिक पॉइंट को पहचानता है। तो यहीं पे आकर के सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? पूरा का पूरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आकर के अटैच करवा देगा। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा और वहां से डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड को कॉपी करना शुरू करेगा। और जब जहां पे ट्रांसक्रिप्शन को बंद करना होगा वहां पे लगा है टर्मिनेटर। अब टर्मिनेटर में क्या बाइंड करता है आकर के? तो मैं आपको कल ही बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक रो फैक्टर होता है। ये रो फैक्टर कहां पे बाइंड कर जाएगा? ये मान लो ये रो फैक्टर है, ये रो फैक्टर टर्मिनेटर पॉइंट पे आकर बाइंड कर गया। अब ये क्या करेगा? प्रोसेस को यहीं पे बंद कर देगा, प्रोसेस को यहीं पे रोक देगा। तो टर्मिनेटर में रो फैक्टर बाइंड करता है। टर्मिनेटर वाला जो पोर्शन है, जो टर्मिनेटर जीन है, वहां पे कौन बाइंड करेगा आकर के? रो फैक्टर। और प्रमोटर में कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर में ही बाइंड करेगा। इसके क्योंकि इसके पास सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर नहीं रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। कहा जाता है कि सिग्मा फैक्टर के एब्सेंस में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अनस्पेसिफिकली कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। यानी वो सिग्मा ही फैक्टर है जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टार्ट करवाएगा। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं रहे तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। इसलिए सिग्मा फैक्टर को होना जरूरी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो सिग्मा फैक्टर क्या करेगा बेटा? एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, प्रमोटर रीजन में स्पेसिफिक पॉइंट पे बाइंड करता है। और जहां पे बाइंड करता है वहां पे एक सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं TATA, टाटा बॉक्स, है ना। अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें टाटा में भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझना है। एक तो समझो कि प्रमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और दूसरा एक चीज होता है जिसे हम बोलते हैं कैप कॉम्प्लेक्स, CAP-CAMP। ये कैप कॉम्प्लेक्स होता है। ये जब प्रमोटर रीजन में बाइंड करता है तो आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल मिलता है कि आप जाकर के यहां पे बाइंड करो और प्रोसेस को स्टार्ट करो। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या क्या आता है तो 3 पार्ट याद रखेंगे। एक तो प्रमोटर बोलना है, दूसरा टर्मिनेटर बोलना है, और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का हिस्सा है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। समझ में आ रही बात? बोलिए क्या क्या बोलना है बेटा? एक तो बोलना है आपको प्रमोटर, दूसरा बोलना है आपको टर्मिनेटर, और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो फ्लैंकिंग एरिया है, जो फ्लैंकिंग जोन है, उसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। तो आई होप आपको ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ में आया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर लिया, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए मतलब हमको पढ़ना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। यानी जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस है वो कैसे कैसे होता है। और देखो यहां पे मैकेनिज्म की बात करोगे, मैकेनिज्म की बात करोगे, ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म की बात करोगे, तो ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म में बेटा 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन, दूसरा स्टेप को हम लोग बोलते हैं इलॉन्गेशन, और तीसरा स्टेप जो होता है उसे बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक है।
अगर बात करो इनिशिएशन का, तो मैंने बोला कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को स्टार्ट करवाने वाला, जो इनिशिएट करवाने वाला जो फैक्टर है, उसे हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। हम ये सारी बात किसके लिए कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। ये याद रहे कि हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट फैक्टर है। ये क्या करता है? स्टार्ट करता है, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, और वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या होगा? टाटा। स्पेसिफिक पॉइंट का नाम क्या है? टाटा बॉक्स। एक्चुअली ए 6 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है, TATAAT, है ना। तो एक सीक्वेंस होता है, इसके बारे में हम अलग से बात करते हैं, टाटा के बारे में। टाटा जो बॉक्स है, जो टाटा सीक्वेंस है, थाइमीन एडेनिन, ये एक सीक्वेंस होता है, और वो इसीलिए ऐसे सीक्वेंस को चूज करता है हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है। ये सब तो आरएनए पॉलीमरेज का ही पार्ट है, जो सिग्मा फैक्टर है। आपको मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि जो अपना आरएनए पॉलीमरेज है उसमें सिग्मा फैक्टर भी होता है और कोर एंजाइम भी होता है। तो सिग्मा फैक्टर क्या होता है? इस स्पेसिफिक पॉइंट को क्यों चूज करता है? क्योंकि यहां पे डीएनए को ओपन करना आसान होता है। जब तक आप डीएनए को ओपन नहीं करोगे तब तक कैसे आप ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हो? यानी ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए डीएनए को ओपन करना जरूरी है, और डीएनए को ओपन करने का काम कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। हेलिकेज करता है, हमने बताया है हेलिकेज करता है, लेकिन हेलिकेज कब करेगा? जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ओपन करने का काम करेगा हेलिकेज, लेकिन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ओपन करने का काम आरएनए पॉलीमरेज भी करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। इलोंगेशन में कौन है? कोर एंजाइम। कोर एंजाइम जो है वो इलोंगेशन करने का काम करता है, मतलब आरएनए को पॉलीमराइज करने का काम करता है। और टर्मिनेशन, जैसा कि मैंने बताया, यहां पे रो फैक्टर होता है।